नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज दुनिया भर के उन मुश्किल हालातों की जिसमें हर कोई अपनी विसात पर मुश्किल में आकर क्यों खड़ा है। पहली तस्वीर पेरिस की, 10 लाख लोग जमा हुए, आतंक के खिलाफ एकजुटता का ऐलान। लेकिन आतंक पर ओबामा कटघरे में इसलिए क्योंकि ओबामा यहां पर नहीं आए, सुरक्षा वजहों से नहीं आए, लेकिन यहां पर उन्होंने विदेश मंत्री को भी नहीं भेजा। यानी जिस वक्त अमेरिका आतंक के खिलाफ लड़ रहा था, पूरा यूरोप अमेरिका के साथ था, लेकिन अब समूचा यूरोप जमा हुआ तो क्यों नहीं आए ओबामा, ये पहला सवाल। दूसरी तस्वीर कश्मीर की। कश्मीर की तस्वीर इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है, कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं और ये तस्वीर लगता है नहीं आएगी, लेकिन ये बता दें कि दरअसल इन सब के बीच एक सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या वाकई घाटी में तस्वीर किसकी बनेगी। आइए जरा हम आगे बढ़ें और इस बड़ी मुश्किल है कि प्रोसेस के बीच में स्थिति को दिखाते हैं कि क्यों बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल का मतलब, इस सर्द दिल्ली का मतलब क्या हो चला है और सर्द के बीच में जुबानी जंग किस तर्ज पर चल रही है। शुरुआत उसी से। उनको तो कुछ भी घोषित नहीं हुआ, एजेंडा भी उनको नहीं पता। बीजेपी, दिल्ली बीजेपी एक डूबते हुए जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं है। बीजेपी के पास दिल्ली में लीडर नहीं है। अब किसका सिंकिंग शिप है, मुझे लगता नहीं कि सिंकिंग किसका है और कौन सिंक हो रहा है। ये पार्लियामेंट के चुनाव में कौन सिंक हुआ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। देखो जी, कांग्रेस को वोट देना बेकार है, अपना वोट खराब मत कर देना। कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। अपना कांग्रेस को वोट देने का मतलब कुएं में वोट डालना है। आप भी वोट मत देना और पड़ोसियों को भी कह देना भी कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब ना करें। आम आदमी पार्टी ट्रस्टेड हो सकती है, टेस्टेड नहीं। हमारे बहुत सारे लोग ट्रस्टेड भी हैं और टेस्टेड भी हैं, और मैं दिल्ली की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि जो ट्रस्टेड हैं और टेस्टेड हैं उनको मौका दें, और हम लोगों ने काम करके दिखाया। अब जो भी जैसे कहे, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नए तरीके से अपने आप को संवारना चाहती है। उसके 10 अमेंडमेंट्स क्या है, आइए जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यह 10 सूत्री कार्यक्रम बड़ा जबरदस्त है। राहुल गांधी कमान संभाल लें, यह पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चेहरों के आसरे कांग्रेस को नहीं चलना चाहिए। यानी अब कहीं ना कहीं मशक्कत करने वाले लोग सामने आने चाहिए। नेताओं का कद उनके काम से तय होना चाहिए। हर पद की उम्र सिर्फ 3 बरस होनी चाहिए। जो 5 बरस, चाहे वो पार्टी प्रेसिडेंट हो या कोई हो, 5 बरस नहीं 3 बरस होनी चाहिए। बूथ कमेटी सबसे आखिर में बनाई जाए। क्यों इसका जिक्र हो रहा है, आइए इसके बाद देखते हैं। बूथ कमेटी इसलिए क्योंकि पहले प्रदेश, जिला और ब्लॉक कमेटी बने, जिससे उम्मीदवार संगठन से बड़ा ना हो, अपने अपने तरीके से उम्मीदवारी या कहीं कद्दावर नेता संगठन को जेब में रख लेता है। साधारण सदस्य और सक्रिय सदस्य का पुराना फार्मूला वापस हो, यानी कि अभी इस मौके पर हर कोई सदस्य एक सरीका होता है। आज आप शामिल हो जाइए कांग्रेस में, आप भी सदस्य, जो 20 बरस से काम कर रहा है वह भी सदस्य। तो कहीं ना कहीं पुराने सदस्यों को एक कद मिलना चाहिए। सभी की पहचान सिर्फ कांग्रेस सदस्य के तौर पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो यूथ कांग्रेस का या महिला कांग्रेस की, इसी में पूरा खेल हो गया, और पहचान हर किसी की सिर्फ कांग्रेस सदस्य के तौर पर हो। मेंबरशिप ड्राइव, ऑनलाइन समेत आधुनिक सूचना क्रांति का भी इस्तेमाल होना चाहिए। मसला बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पर कांग्रेस मान रही है वो कहीं पिछड़ी हुई थी, और इन सब के साथ ही संगठन में SC, ST और अल्पसंख्यकों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। पुराने वोट बैंक को साथ लाने की ये एक तरकीब है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस में जो मथा जा रहा है, दिल्ली चुनाव के मद्देनजर ही मथा जा रहा है, और इन सब के बीच सबको यही लग रहा है शायद कोई आस जाग जाए। क्या हो रहा है कांग्रेस के भीतर, रिपोर्ट देखिए। 10 साल तक सत्ता की मलाई खाने के बाद मनमोहन सिंह घर पर बैठ चुके हैं और कैबिनेट के बाकी आला नेताओं में ज्यादातर अपने अपने धंधे में दोबारा लग चुके हैं। यानी राजनीति जब तक ताकत और पैसे का खेल रही, तब तक राजनीति की, और अब वापस जोर शोर से अपने पेशे में। कपिल सिब्बल हो या चिदंबरम या फिर अभिषेक मनु सिंघवी, ये वो वकील हैं जिनकी अदालत में एक पेशी की फीस लाखों रुपए है। तो फिर कार्यकर्ताओं के बीच जाने, उनकी समस्याओं को सुनने और पार्टी संगठन को मजबूर करने की कवायद का मतलब क्या है। और इन सब के बीच अगर उपाध्यक्ष राहुल गांधी चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस को पटरी पर लेकर आएंगे, तो फिर वो पटरी पर आएगी कैसे। अगर राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं बल्कि नाराज कार्यकर्ताओं ने हराया, तो इन सब के बीच उन नेताओं को जिम्मेदारी दी क्यों नहीं गई जो नेता सत्ता खोने के बाद अपने अपने धंधे में लग चुके हैं। या फिर कार्यकर्ताओं को इतना महत्व दिया क्यों नहीं गया जो इस दौर में हाशिए पर है, उस दौर में भी हाशिए पर था।
दरअसल ऐसे ही मोड़ पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और चर्चा और जो सुझाव आए उसने यही जानकारी दे दी कि भविष्य में राहुल कैसी कांग्रेस चाहते हैं, वो कैसे कैडर बेस पार्टी बन जाए, कैसे संगठन और उसके जरिए कांग्रेस का भविष्य निखर जाए और कैसे कांग्रेस के संविधान में भी परिवर्तन कर दिया जाए। प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। आखिरकार जिन्हें पार्टी को मजबूत करना है उनका मन, उनकी राय भी जानना चाहिए कि आखिर वे क्या चाहते हैं, वे कौन से संशोधन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जब उनकी भी राय आ जाएगी तो उसके बाद फिर एआईसीसी की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसे बोलचाल में एआईसीसी सेशन कहते हैं, और उसमें फिर ये संविधान में परिवर्तन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करीबन 4 घंटे 10 मिनट चली। अमूमन सीडब्ल्यूसी की बैठकों में सुनने वाले ज्यादा और बोलने वाले कम होते हैं, लेकिन ये बैठक पिछली बैठकों से जुदा थी क्योंकि इसमें पार्टी की सदस्यता कैंपेन को लेकर राहुल की टीम द्वारा तैयार किया गया 2 पन्नों का खाका सदस्यों को सौंपा गया था और सदस्यों के सवालों के जवाब भी खुद राहुल गांधी दे रहे थे। जो जानकारी आई उसमें राहुल बहुत कुछ चाहते हैं। राहुल ने सीधे छिड़की लगाई कि कांग्रेस को चुनाव नाराज कार्यकर्ताओं ने हराया, सत्ता हासिल करने के बाद उनकी सुनी नहीं गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक को भी उन्होंने निशाने पर लिया और सत्ता हासिल करने के बाद अपने अपने इलाकों में संगठन हर नेता या कहें बड़े कद्दावर नेता या मंत्री की जेब का हिस्सा बन गया, या फिर कहें समानांतर तौर पर कांग्रेस कहीं ऐसी नजर नहीं आई कि वो एक पार्टी के तौर पर है। ये सारे सवाल आज उठ रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है। जिन मुद्दों को लेकर इस दौर में देश में बहस हो रही है, क्या उस बहस की हिस्सेदारी कांग्रेस कर पा रही है? यकीनन नहीं, क्योंकि जो मुद्दे मोदी सरकार उठा रही है, ऐसे में मोदी सरकार को घेरा कैसे जाए, इसको लेकर अब भी कांग्रेस के पास कोई सवाल नहीं है। हाँ, प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है, चाहे वो पर्यावरण का मसला हो, मनरेगा का मसला हो, तेल की कीमतों का मसला हो, किसानों का मसला हो, भूमि अधिग्रहण का मसला हो, लेकिन इन सब के बीच जनता के बीच जाएं कैसे और कैसे कांग्रेस दोबारा अपने पारंपरिक वोट बैंक को साथ खड़ी कर दे, यह भी एक कांग्रेस के भीतर अनसुलझा सा सवाल है। अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। वाजपेयी के ये बोल नरेंद्र मोदी ने सच साबित करके दिखाए। अब कांग्रेस की कमान संभालने की ओर बढ़ रहे राहुल गांधी के सामने चुनौती है कि वो ऐसे करिश्माई बोल कहां से लाएं जिससे कांग्रेस के पुराने दिन वापस आ जाएं। दिल्ली से मौसमी सिंह और कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। यहाँ की सियासत में कैसे अंधेरा छटेगा, कैसे उजियार आएगा और कांग्रेस क्या सोचती है तो दूर की गोटी है, लेकिन दुनिया के मानचित्र पर अगर अमेरिका को देखिएगा तो अमेरिका दोतरफा खेल हमेशा से खेलते रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, सवाल एक नया नजर आया। आतंक के खिलाफ यूरोप खड़ा है तो अमेरिका कहां है? जिस वक्त पेरिस की सड़कों पर आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए 40 देशों के आला नेता पहुंचे, उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भारत की यात्रा पर थे और वाइब्रेंट गुजरात में मौजूद थे। तो क्या ऐसे मौके पर जॉन कैरी को भारत या पाकिस्तान की यात्रा की जगह पेरिस जाना चाहिए था? इस सवाल ने समूचे यूरोप में एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ जब अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था तब समूचा यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा था, लेकिन जब यूरोप में आतंक की दस्तक हुई तो अमेरिका साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? हालांकि फ्रांस और यूरोप से दोस्ती का दम भरने वाले अमेरिका की तरफ से इस रैली में सिर्फ फ्रांस में अमेरिकी राजदूत पहुंचे थे। तो क्या आतंक के खिलाफ अमेरिका का कमिटमेंट अब पहला जैसा नहीं रहा? यह सवाल यूरोप में उठा है। लेकिन इन सब के बीच एक दूसरा सवाल भी है, क्योंकि जॉन कैरी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं आया, इसके बाद आज वो पाकिस्तान भी पहुंचे और पाकिस्तान को लेकर जो सवाल भारत उठा रहा है उससे इतर जॉन कैरी ने कहीं ना कहीं पीठ पाकिस्तान की यह कहकर थपथपा दी कि जिस तरीके के रिश्ते भारत के साथ सीमा पर बन रहे हैं, ऐसे में बेहतरीन काम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो एक नया सवाल यह भी उठा, एक तरफ यूरोप में अमेरिका की दो अर्थी नीति और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच खड़ा अमेरिका भी दो तरफी तरीके से दोनों मसलों को देख रहा है। तो क्या ये एक सियासी जमीन अमेरिका की है जो यूरोप से लेकर एशिया तक में खींची जा रही है? हो सकता है हाँ, लेकिन इन सब सवालों के बीच दोनों तरफ मसला आतंक का ही है। भारत आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को लेकर लगातार कटघरे में उसे खड़ा करते आया है और पाकिस्तान लगातार इस बात का जिक्र करते आया है कि आतंक उसकी जमीन से नहीं हो रहा, जबकि भारत सबूत दर सबूत देता है। दूसरी तरफ पेरिस में तो आतंक का खुला खेल हुआ।
ऐसे में अमेरिका अगर पेरिस, फ्रांस या कहीं यूरोप के साथ नहीं खड़ा हुआ तो एक संकेत साफ है, अमेरिका अपने तरीके से समूची दुनिया को अपनी व्यवस्था के तहत लाना चाहता है। यानी एक वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका के जहन में था, क्या उस दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है? ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल अमेरिका की तरफ से ओबामा की गैर मौजूदगी की वजह से पेरिस में भी उठे और भारत और पाकिस्तान के बीच जॉन कैरी की यात्रा के दौर में भी उठे। लेकिन अब हर किसी को इंतजार बराक ओबामा का है, जो कि 26 जनवरी को विशेष अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। तब सवाल यही उठेगा, उस मौके पर वह पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस मौके पर पाकिस्तान क्या कहता है। माना तो यही जाता है कि कूटनीतिक तरीके से अमेरिका हर चीज को साधता है, लेकिन यह पहला मौका भी है जब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने माना कि गलती हुई है। यानी पेरिस नहीं गए बराक ओबामा या फिर विदेश मंत्री नहीं गए, ये गलती हुई है। लेकिन इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तरजीह दी नहीं फ्रांस ने, और फ्रांस की तरफ से मुद्दा यही आया कि क्या आने वाले वक्त में कुछ नई कूटनीतिक स्थितियां बनेंगी। ये सारे सवाल हैं अनसुलझे। लेकिन हिंदुस्तान लौटिए और सीमा पर खड़े हो जाइए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तब समझ में आएगा कि इस पार और उस पार देखने का नजरिया अमेरिका का क्या हो सकता है। ये आज अमेरिका के विदेश मंत्री भारत होते हुए पाकिस्तान पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या कहा और पाकिस्तान ने क्या कहा। With India, we want a constructive, sustained and result-oriented dialogue on all issues of mutual concern. The cancellation of the foreign secretary level talks by India, followed by the recent incidents of unprovoked and indiscriminate firing on the LOC and the working boundary, are a source of serious concern to us. We hope, therefore, that US, as an influential member of the international community, can prevail upon India to work with Pakistan towards regional peace and economic prosperity. Prime Minister Sharif deserves a lot of credit for his leadership in reaching out to his neighbors to build peace and understanding. And I can't emphasize enough that it is profoundly in the interests of Pakistan and India to move their relationship forward. इस त्रिकोण का मतलब क्या है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है भारत को बात करनी चाहिए, दूसरी तरफ पीठ थपथपा रहे हैं जॉन कैरी कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनरल सुहाग ने आज बहुत साफ तौर पे कहा कि आतंकवादियों को प्रश्रय और कोई नहीं पाकिस्तान में दिए जा रही है और पाकिस्तान की जमीन से ही आतंकवादी सक्रिय है। इंफ्रास्ट्रक्चर और द कैंप्स व्हिच आर देयर इन द across the border are intact. Pakistan is supporting proxy war in J&K despite suffering on casualties of people within their country. सवाल है, ये सिर्फ कूटनीति नहीं है। भारत बार बार कह रहा है पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, अमेरिका बार बार पीठ थपथपा रहा है और पाकिस्तान बार बार भारत से कह रहा है बातचीत कीजिए। ये तीनों कोण मिल सकते नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच पेरिस में क्या हो रहा है? पेरिस के एक नए संकेत, क्योंकि कल बुधवार का दिन 14 तारीख और कल शार्ली एब्दो का नया अंक बाजार में आएगा। उस अंक में क्या है, वो कौन से संकेत दे रहा है? क्योंकि इस बार 10 लाख कॉपियां छपेंगी। रिपोर्ट देखिए। हमले से पहले भी पैगंबर मोहम्मद और हमले के बाद भी पैगंबर मोहम्मद। तो क्या इस्लाम को लेकर फ्रांस या कहीं यूरोप में टकराव की एक नई आहट है, या फिर आतंक को जवाब देने के लिए शार्ली एब्दो के जरिए एक नई तैयारी है? और चूंकि पहली बार शार्ली एब्दो पहली बार सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि समूचे यूरोप में इसकी कॉपियां बांटी जाएंगी। खासकर जर्मनी और ब्रिटेन में 1-1 लाख कॉपियां भेजी जाएंगी, जहां यूरोप में फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। तो संकेत साफ है कि जो आतंक इस्लाम को ढाल बनाकर पैगंबर मोहम्मद के नाम पर अपनी हिंसा को जायज करार देना इस दौर में चाह रहा है, उसे शार्ली हेब्दो के नए अंक के जरिए ही जवाब दिया जाएगा, जिसके कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर है, जो सभी को माफ करने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शार्ली एब्दो के कार्टून बनाने के नजरिए को वैसे ही रखा गया है जैसे हमले से पहले शार्ली एब्दो में कार्टून छपते थे, और हमला करने वाले आतंकवादियों ने शार्ली एब्दो को दफ्तर में घुसकर पत्रकारों के खून की होली खेली थी। अहम बात यह है कि शार्ली एब्दो के ताजा अंक में भी पैगंबर मोहम्मद के कार्टून और स्केच छपेंगे। तो सवाल साहस और दुस्साहस के बीच या फिर आतंक के खिलाफ
खुद को कमजोर ना साबित होने की जिद है, या फिर पूरी संस्कृति का अपना अलग वैश्विक स्टेटमेंट जिसमें व्यक्ति की आजादी सबसे ऊपर है। वैसे हिम्मत इस एकजुटता ने भी दिखाई जब फ्रांस में 40 देशों के लोगों ने आतंकी हमले का विरोध किया और व्यक्ति की आजादी के पक्ष में नारे लगाए। तकरीबन 10 लाख लोगों की मौजूदगी ने जिस तरह शार्ली एब्दो पर हुए हमले के विरोध में एकजुटता दिखाई, उसने संकेत तो यह दे ही दिए कि अब फ्रांस भी बदल रहा है। आतंक को लेकर अभी तक की उसकी संवेदनशीलता पहली बार सुरक्षा बंदोबस्त के साए में है। और असर इसी का है कि कल जब शार्ली एब्दो की 10 लाख कॉपियां छप कर बाजार में आएंगी और समूची दुनिया में आतंक के खिलाफ व्यक्ति की आजादी का संदेश देगी, तो फ्रांस में तकरीबन 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन संवेदनशील जगहों पर तैनात होंगे जहां शार्ली एब्दो के ताजा अंक को लेकर खतरा महसूस होगा। हालांकि शार्ली एब्दो का नया अंक इस बड़े सवाल के साथ दुनिया के बाजार में आ रहा है कि क्या शार्ली एब्दो का पैगंबर मोहम्मद पर फिर कार्टून बनाना दो संस्कृतियों के बड़े टकराव का पहला अहम संकेत तो नहीं, या फिर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून आतंक को एक नई स्वीकृति की जमीन इस्लाम के भीतर तो नहीं दे देगा। इन दोनों स्थितियों के लिए इंतजार करना होगा। मुश्किल तो है, मुश्किल इसलिए भी क्योंकि जो पूरी की खून की होली खेली गई उसमें जांच कर रहे एक अधिकारी ने अब से कुछ देर पहले खबर आई उसने खुदकुशी कर रही है। हेलरिक फ्रेडो नाम है उसका, और उसने खुदकुशी कर रही। वो लगातार उन परिवारों से मिल रहा था जो मारे गए हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहा था। मुश्किल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रांस के भीतर है, लेकिन एक दूसरी मुश्किल भी है। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ पेरिस तक नहीं, इसका दूसरा सिरा सऊदी या कहीं जद्दा में भी नजर आया। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के नक्शे पर चमकते ये वह देश हैं जो हैशटैग जीसस शार्ली या कहें आई एम शार्ली टॉप ट्रेंड बना। आतंक के खिलाफ जंग में शार्ली एब्दो को दुनिया भर से इस कदर समर्थन मिला कि हैशटैग जीसस शार्ली सोमवार को ट्विटर के इतिहास में सबसे चर्चित हैशटैग बन गया। महज 140 अक्षरों की ताकत ने आतंक का विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल वैश्विक बना दिया, यानी समूची दुनिया में फैला दिया। लेकिन जिस वक्त दुनिया व्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर एकजुट दिख रही थी, उसी वक्त रईफ बदावी कोड़े खा रहा था। जी, सऊदी अरब में धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस के लिए वेबसाइट चलाने के जुर्म में रईफ को 10 साल की कैद, 1 मिलियन सऊदी रियाल और 1000 कोड़े की सजा दी गई है। दरअसल इस सजा के तहत रईफ बदावी को 50-50 कोड़े 20 हफ्ते तक सार्वजनिक तौर पर लगाए जाएंगे, और ये भीड़ पहली किश्त के कोड़े पड़ते देखने के लिए जमा हुई। 50 कोड़े की अगली सजा अगले शुक्रवार को दी जाएगी। तो व्यक्ति की आजादी का सवाल पेरिस से सऊदी अरब तक पसरा है। धार्मिक मसलों पर मुंह बंद रखने की ताकीद यूरोप से सऊदी अरब और पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक पसर रही है। सवाल मत करो, क्योंकि धर्म का सवाल करना मौत को न्योता देना है। दरअसल रईफ बदावी की सजा का विरोध दुनिया के कई देशों की सरकारों ने किया है, और रईफ की पत्नी को उम्मीद है कि सऊदी अरब सरकार का दिल पसीज जाएगा। लेकिन नहीं, सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए, रईफ चुप खड़ा रहा, आह तक नहीं निकली। तो मुद्दा यही है कि क्या सवाल करने की आजादी भी इंसान को मैसर नहीं होनी चाहिए, और मसला कोई हो उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए। में गवर्नर राज है, लेकिन इन सब के बीच उमर अब्दुल्ला ने आज राज्यपाल को एक पत्र थमाया और उसमें कहा कि हम समर्थन देते हैं पीडीपी को। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह दाव इतना जबरदस्त है कि बीजेपी आ ना सके और आए तो पीडीपी अपने तौर पर फैसला इस रूप में ले कि उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनना है या बीजेपी को चुनना है। यानी पहली बार एक नए तरीके की मुश्किल में मुफ्ती मोहम्मद सईद जाके फंस चुके हैं, जहां पर अगर वो उमर अब्दुल्ला का साथ नहीं लेते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का तो वही सवाल, धारा 370, अफसा, सेना की मौजूदगी के बीच राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये सारे ऐसे मुश्किल हालात हैं जिसमें पीडीपी कहीं ना कहीं बीच में आकर खड़ी हो गई है। वो फैसला क्या लेती है और गवर्नर का शासन कब तक रहता है, अब सब कुछ इस बिसात पर जा टिका है कि पीडीपी